Hello and welcome friends to our YouTube channel that is BioMinds, and welcome back to our lecture series of combustion and flame. So it's an lecture number 2 of this lecture series, and today we are going to discuss some topics of this combustion and flame, that is complete combustion, incomplete combustion, fire extinguisher and so on. We are going to discuss it during this lecture. So let's start. First of all, we will start from the complete combustion. Recently we have learned about the combustion definition. What do you mean by combustion? So in this topic, we are going to discuss about the category of combustion, that is complete combustion and incomplete combustion. रिसेंटली हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, ये हमने रिसेंटली लेक्चर में देखा, लेक्चर नंबर 1 में. अभी हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट कंबशन किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन किसे कहते हैं. ये कंबशन के दो कैटेगरीज होते हैं और इसी के अंदर सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस आ जाते हैं. जलते तो सभी है पर कुछ आधे ही जलते हैं और कुछ पूरी तरीके से जलते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले देखते हैं हम कंप्लीट कंबशन. नाम के बाद ध्यान दीजिए, कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन मतलब एक ऐसा कंबशन होता है जहां पर सब्सटेंस पूरी तरीके से जल जाता है, मतलब कंबस्ट हो जाता है. इट इज अ कंबशन इन विच सब्सटेंस गेट कंप्लीटली बर्न. ये एक ऐसे प्रकार का कंबशन होता है जिसमें सब्सटेंस टोटली बर्न हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है. अब अगर कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल देखना है आपको तो पेट्रोल. आप पेट्रोल देखो, जब आप कहीं पेट्रोल से आग लगाते हो तो पेट्रोल भी जल जाता है, पेट्रोल पूरी तरीके से जल जाता है. जिस पर आग लगती है वो सब्सटेंस अगर पूरी तरीके से जल जाता है तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट कंबशन. अब इसमें और एक एग्जांपल ऐसा आता है कि बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस. अब एलपीजी गैस देखो, इसमें आग लगा रहे हैं हम, इसकी वजह से आग लगती है तो ये पूरी तरीके से जल जाता है. जैसे कि हमारा गैस का सिलेंडर होता है, एलपीजी जैसे हम यूज करते हैं, गैस जैसे यूज करते हैं हम, तो एक समय के बाद में वो गैस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. सो कंप्लीट कंबशन में जो भी सब्सटेंस रहेगा वो टोटली पूरी तरीके से जल जाएगा, उसमें कुछ भी पार्ट्स बाकी नहीं रहेंगे. और कंप्लीट कंबशन होने के लिए एयर लगती है मतलब ऑक्सीजन लगता है, पर वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए. मतलब जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कंटिन्यूसली होता है और सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब एकदम बढ़िया अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है. तो इस वजह से ही कंप्लीट कंबशन हो पाती है. तो कंप्लीट कंबशन इज एन कंबशन इन विच सब्सटेंस गेट्स कंप्लीटली बर्न एंड इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन. It occurs in presence of sufficient oxygen. Sufficient oxygen के प्रेजेंस में होगा. ये ऑक्सीजन एकदम सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा, मतलब कम नहीं रहेगा, जितना चाहिए उतना, एकदम जितना चाहिए हमको उतना सब मिल जाएगा. सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और इस सफिशिएंट सप्लाई की वजह से ही कंप्लीट कंबशन ठीक से हो पाता है. तो कंप्लीट कंबशन का थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की कैसे होता है. जैसे कि फ्यूल जो जल सकता है, पेट्रोल हो सकता है, एलपीजी गैस हो सकता है. अब उसमें ये जो ऑक्सीजन है ये सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा. ये जो ऑक्सीजन रहेगा वो रहेगा सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब एकदम बड़ी अमाउंट में रहेगा, जितना चाहिए उतना अमाउंट में रहेगा. उसके बाद में अगर ऐसी स्थिति रहती है फ्यूल प्लस सफिशिएंट ऑक्सीजन, फ्यूल प्लस, यहां पर मैं लिख लेता हूं सफिशिएंट ऑक्सीजन. अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, फ्यूल प्लस सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से ये कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन. और इसके बाद में जैसे ही कंबशन होगा तो कंबशन होने के बाद में क्या क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ये है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कंप्लीट कंबशन में. और कोई भी कंबशन हो दो, कहीं पे हो दो, हीट मतलब गर्माहट और लाइट वो तो रहेगी ही रही. ये तो दो चीजें कॉमन है, हीट और लाइट कॉमन है. पर मेन जो चीज है ये कि कंप्लीट कंबशन में क्वेश्चन कभी आया कि कंप्लीट कंबशन में क्या बनता है, कौन सा गैस बनता है, तो आपको वहां पे लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. और उसके बाद में कंप्लीट कंबशन में
ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होता है, सफिशिएंट होता है क्या इनसफिशिएंट होता है। तो हमें वहां पर कहना है कि कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो सफिशिएंट होता है। उसके बाद में देखते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। नाम देखो, इनकम्प्लीट, अधूरा, आधा। कंबशन होगा, कंबशन नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, पर इनकम्प्लीट वे में होगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस जलेगा पर इनकम्प्लीटली जलेगा, जैसे कि बर्निंग ऑफ फूड। अब लकड़ी आप जलाओ, लकड़ी जलने में थोड़ा बहुत भी उसका हिस्सा वैसा रह जाता है, कोयला बन जाता है। कोयले को आप जलाओ, पूरी तरीके से नहीं जलता है। वहीं पर एक आप एलपीजी गैस जो होता है उसको चालू करो, जलाओ उसको, वो पूरा जल जाता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में सब्सटेंस जलेगा पर इनकम्प्लीट वे में जलेगा। अब इनकम्प्लीट वे में जल रहा है तो ये कंप्लीट कंबशन थोड़ा सा अलग रहेगा। अभी इनकम्प्लीट वे में क्यों जल रहा है? इनकम्प्लीट वे में जलने की वजह है कि यहां पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रहता है इनसफिशिएंट। इसे हम ये भी कह सकते हैं लिमिटेड, मतलब कम रहेगा, जितना चाहिए उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। और इसी इनकम्प्लीट सप्लाई की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट अधूरा, आधा। तो कंबशन तो होगा पर सब्सटेंस यहां पर कंप्लीटली जलेगा नहीं, और कंप्लीटली नहीं जलेगा उसकी वजह है कि यहां पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो लिमिटेड है, यहां पर सफिशिएंट था, यहां पर लिमिटेड है। अब अगर ऐसी कंडीशन होती, फ्यूल प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन, फ्यूल प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन अगर होता है तो इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होगा। फ्यूल प्लस सफिशिएंट या फिर अनलिमिटेड ऑक्सीजन है तो कंप्लीट कंबशन होगा। फ्यूल प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन या फिर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो उसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होगा, ये कंबशन होगा। ये कंबशन आपको देखने को मिलेगा। अब इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सा गैस बनता है? तो गैस बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस गैस होता है, बहुत खतरनाक गैस होता है। सो CO2 भी होता है, पर CO2 अगर ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तब जाकर वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, मतलब परेशानी हो सकती है। पर ये अगर थोड़ा भी रहा तो भी परेशानी कर सकता है। सो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है। दो मेन चीजें कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनेगा? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये जो इनकम्प्लीट कंबशन में सब्सटेंस पूरी तरीके से नहीं जलता है, इनकम्प्लीटली जलता है। तो इस तरीके से था कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, दोनों में डिफरेंस। बस इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन का सप्लाई अनलिमिटेड होता है, सफिशिएंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वहीं पर इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और हीट और लाइट तो कॉमन रहेंगे, कोई भी कंबशन रन दो हीट और लाइट बनेंगे, थोड़ी की नहीं होती पर बनेंगी। मेन चीज है गैसेस कौन से बन रहे हैं, उन गैसेस के ऊपर हमें समझ सकते हैं कि वहां पर कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है। सो नाउ अबाउट द कंट्रोलिंग फायर। सो in this topic we are going to learn about the some ways or some techniques through which we can control the fire। मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले फायर को अगर कंट्रोल करना है तो फायर लगता किसकी वजह से, वो इंपॉर्टेंट है। हमने पहले पढ़ा कि फायर के लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, एयर या फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में इग्निशन टेम्परेचर। उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं रहती है तो फायर वहां पर नहीं चलेगा, आग लगेंगी ही नहीं। सो कुछ एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने वाले, ये उसी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को या 2 कंडीशन को रोकने का काम करते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं रही तो फायर लगेगा ही नहीं।
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले, जिनकी मदद से आग की जो 3 कंडीशन है उसमें से कोई भी कंडीशन को हटाया जाता है, जिससे वहां पर आग लगती ही नहीं है। जैसे कि बाय यूजिंग वाटर, अभी हम फायर को रोकेंगे, उसकी जो 3 कंडीशन है उस 3 कंडीशन में से 1 या 2 कंडीशन, एक ही इंपॉर्टेंट होती है, पर कुछ कुछ जगह पर 2-2 कंडीशन में निकल जाते हैं। ये तो सोने पे सुहागा होगा, एक ही कंडीशन को हटाना जरूरी होता है। अगर एक से ज्यादा कंडीशन हटते फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये वही कंडीशंस को हटाने की कोशिश करते हैं या फिर निकाल देते हैं उसको। अब सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाटर, पानी, H2O। सो पानी की वजह से भी फायर का जो चलना है वो रुक जाता है, मतलब आग बुझ जाती है। अगर आप फायर का भी वाटर का भी यूज करते हो तो इस वजह से भी फायर जो है वो जलना बंद हो जाता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं बाय यूजिंग वाटर। वाटर इट्स एन कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। आई एम सेइंग अबाउट द कॉमन, नॉट बेस्ट। बेस्ट CO2 होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब हर जगह आपको पानी मिलेगा और पानी के सहारे आप आग को बुझा सकते हैं। सो इट्स एन कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये करता क्या है, कैसा काम करता है, कैसे आग को बुझाने का काम करता है। अब ये जो वाटर होता है, ये आग जो होती है, आग में हीट जो होती है, उस हीट को कम करने का काम करता है, मतलब गर्माहट को कम करने का काम करता है। कूल्स डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जो जलने के योग्य सब्सटेंस होता है, उसमें जो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। मतलब अगर वुड है, लकड़ी है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 300 डिग्री है, अब उसको 300 डिग्री की आग मिल रही है, हीट मिल रही है, तो वो क्या करता है, वहां पर आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वहां पर 300 डिग्री की हीट ना रखकर, 300 डिग्री का टेम्परेचर ना रखकर उसको कम कर देता है, 30-40 ऐसा कम कर देता है। अब इससे क्या होता है, वुड को लगता है 300 डिग्री की हीट गर्मी लगती है, और उसको 300 डिग्री की हीट ना मिलकर 50-60 की मिलती है, तो ये तो कम हो गया ना। तो फिर इतना अगर उसको टेम्परेचर मिलता है, इतनी हीट मिलती है, इतनी हीट पे वो जल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको वाटर क्या करता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आग वहां पर नहीं जल पाती। सो कूल्स डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो जलने का तापमान होता है, उस जलने के तापमान से उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है। उसके बाद में जैसे कहीं पर आग लगी लकड़ी पर, और वहां पर अगर आप पानी डालते हो तो पानी डालने के बाद में धुआं भी निकलता है। वो धुआं और कुछ नहीं, वाटर वेपर्स रहते हैं, मतलब पानी से बनने वाली भाप जो होती है। ये भाप क्या करती है, उस जलने वाली चीजों को सराउंड करती है, एक ब्लैंकेट की तरह, मतलब सराउंड करती है, मतलब सब तरफ, चारों तरफ से उसको घेर लेती है। और घेरने के बाद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन मिलते रहता है उस चीज को, उस सब्सटेंस को जो कि जलता रहता है, वो कट हो जाता है। अब ऑक्सीजन मिलने के बजाय अगर कट हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रहा, तो वहां पर क्या रहेगा, सेकंड कंडीशन में खत्म हो गए। पहले हमने इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दिया और दूसरी ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट कर दिया। तो इससे क्या होता है, फायर नहीं जलता है, जो आग है वो कंटिन्यूसली चालू नहीं रहती, क्योंकि ऑक्सीजन भी कट हो गया। अब तो पहले तो वो होने वाला था, पर इसके वजह से सोने पे सुहागा ऐसा होगा कि ऑक्सीजन का भी सप्लाई कट होगा। जो थोड़ी बहुत ऐसी जलने वाली थी आग, वो भी नहीं जलती, अब खत्म हो जाता। सो वाटर की मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। कॉमन होता है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है, और जैसे ये आग के ऊपर गिरता है तो गिरने के बाद में इसमें से भाप निकलती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, और वो भाप उस चीज को सराउंड करती है, चारों ओर से घेर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। और यूजुअली पानी की मदद से सिर्फ आप लकड़ी या फिर पेपर को अगर आग लगती है तो बुझाया जाता है, अगर दूसरी चीजों को लगती है तो नहीं आप यूज कर सकते वाटर को। क्यों है हम पढ़ेंगे। सो कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में देखते हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमी, कमतरता, कि ये कहीं ना कहीं तो भी कम गिरता है वाटर। तो अगर आग लगती है पेट्रोल के द्वारा, या फिर आग पेट्रोल के द्वारा लगती है, या फिर किसी केरोसिन के द्वारा लगती है, डीजल के द्वारा लगती है, तो वहां पर आप वाटर का यूज नहीं कर सकते।
वजह क्या है सुन लो। क्योंकि अगर ऑयल के द्वारा, जैसे कि पेट्रोल एक प्रकार का ऑयल ही है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके द्वारा अगर आग लगती है और वहां पर अगर आप वाटर का यूज करते हो, तो इसमें होगा क्या, वो जो वाटर है उस पेट्रोल के ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा, और आग तो पेट्रोल में लगी है। तो आप वहां पे पानी डालोगे तो वो जो पानी है, पानी के ऊपर वो ऑयल फ्लोट करेगा, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी, ऑयल का जो वजन होता है वो पानी से कम होता है। दैट्स वाई इट्स फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरना, वो तैरता है पानी के ऊपर, और इस तरीके से वो आग नहीं बुझेगी। तो दैट्स वाई वी कांट यूज वाटर on oil, petrol or kerosene, all the oil items. If a fire is caused to or caused by petrol, kerosene, so we can't use water there to extinguish the fire, because oils are lighter than water, they will float on water. So अगर आग पेट्रोल और केरोसिन, डीजल जिससे भी लगी है, तो वहां पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंडली, वी कांट यूज water if a fire has been caused by electrical appliances. अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर आग लगती है तो वहां पर भी हम पानी का यूज नहीं कर सकते। Why? Question comes why? Because first of all, water is an good conductor of electricity. मतलब वाटर में से करंट पास हो सकता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब उसमें से करंट पास होगा। और अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर अगर आग लगी है, वहां पर अगर पानी का यूज करते हो तो पानी जाएगा और एक कनेक्शन बन जाता है पानी से, एक जहां से आप मतलब थ्रो कर रहे हैं पानी को, वहां से और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कनेक्शन बन जाता है, जिसके द्वारा इजीली करंट वहां से आ पाएगा। तो जो पानी मारेगा ना, उसको करंट लग जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर आग लगती है तो वहां पर आप पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है, और उसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। और इसी प्रोसेस को, जहां पर इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई या फिर इंजर्ड हो गया हो, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन। इट्स एन इंजुरी और किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल बाय इलेक्ट्रिक शॉक। एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ होगी या फिर कुछ इंजरी होंगी, मतलब कुछ मार वगैरह लगेगा, कुछ इंजरी हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। सो वाटर का इस्तेमाल ना ही पेट्रोल डीजल के ऊपर ही हो सकता है जहां पर आग लगी हो पेट्रोल डीजल के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे वाटर का यूज करेंगे तो शायद आपको इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, शॉक लग सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है या फिर आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से था कंट्रोलिंग फायर एज वेल एज सम ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर। So second way by which we can control the fire. So second way is by using carbon dioxide, CO2। मतलब सेकंड जो तरीका है जिससे हम फायर को रोक सकते हैं जलने से, मतलब फायर को बुझा सकते हैं हम, वो है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस होता है, अभी इसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। बेस्ट, वाटर जो था वो कॉमन था, मतलब यूजुअली यूज करते हैं, पर ये जो है ये बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। क्यों? वजह ये है क्योंकि इट कैन एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज बाय ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा। अगर कोई भी ऑयल से, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कहीं से भी आग लगती है तो ये उसको बुझाने में काम आएगा। कैसे? अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जैसे बाहर आता है वो होता है गैस के फॉर्म में, और गैस जो है वो लिक्विड से हल्के होते हैं। जैसे कि पानी से पेट्रोल हल्का होता है और पेट्रोल से हल्का गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं या फिर ऊपर ही रह जाती है। जैसे कि वाटर के ऊपर ऑयल, पेट्रोल तैर रहा था, अब पेट्रोल ऑयल से भी हल्का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उनके ऊपर रहेगा। अब ये क्या करता है, जैसे ऑयल और पेट्रोल पर आग लगती है तो वो उनके ऊपर ही रहता है, और उनके ऊपर रहने के बाद में क्या होता है, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, बाहर से जो सप्लाई होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। अब
कंडीशन नंबर 2 खत्म हो गई, सप्लाई खत्म हो गया, तो वहां पर आग लगना बंद हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है तो आग तो नहीं जलेंगी, उसके बाद में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, मतलब जो सब्सटेंस जल सकता है, उनके इग्निशन टेम्परेचर को ये वापस से कम करता है, जैसे वाटर कर रहा था। पर यहाँ पर जो है CO2 जो है टेम्परेचर भी कम कर रहा है और उसके बाद में ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट कर रहा है, जैसे कि वाटर कर रहा था। पर वाटर ऑयल एंड पेट्रोल पे यूज नहीं होता है, पर ये होता है, इसलिए इसको बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। अभी ये करता क्या है थोड़ा देखेंगे हम। इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हेवियर होता है। कंफ्यूज मत होना, मतलब ये इससे हल्का है, ये इससे भारी, वैसे नहीं। जिस पर हल्का होना है उस पर हल्का होना जरूरी होता है, और जिस पर भारी है, भारी होना है, वजनदार होना है, उस पर वजनदार होना जरूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी आप पर गाड़ी नीचे भारी होना चाहिए, आप उन पे उस पर हल्का होना जरूरी है। अगर आप भारी हो जाएंगे गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी दब जाएंगी। तो इन द सेम वे कहीं पर हल्का होना जरूरी होता है, कहीं पर वजनदार होना जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेट्रोल के ऊपर हल्का होना जरूरी है, ताकि वो उसके ऊपर का पेट्रोल को बुझा सके, उसके ऊपर के फायर को बुझा सके, पेट्रोल के ऊपर का जो फायर है उसको वो बुझा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑयल पेट्रोल के ऊपर हल्का होना जरूरी है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के ऊपर वजनदार होना जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर हल्का रहा तो ऑक्सीजन गैस उस पर भारी गिरेंगे, उस पर वजन गिराएगा और वो उसको प्रेस करेगा। अब ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से वजनदार होता है। वजनदार होने की वजह से वो ऑक्सीजन को उसके आर पार जाने देता नहीं है, मतलब एक गैस की लेयर आ गई और यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, तो हेवी होने की वजह से वो उसके आर पार जा नहीं पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पेपर है, पेपर, बुक का पेपर लो आप और उसको सब पंच मारो, पेपर थीन है, हल्का है, तो आप पंच मार पाएंगे और वो पंच आर पार चल जाएगा। आप एक ईंट लो भला, ईंट पर मारो पंच, आर पार जाएगी क्या? आपका हाथ ऐसा हो जाएगा। या फिर देखा जाए वॉल पर पंच मारो, तो वॉल पे अगर आप मारेंगे तो पंच आपको लगेगा, पंच आर पार नहीं जाएगा। वहीं पर अगर एक कोई पुट्ठा है, कार्डबोर्ड है छोटा सा, उस पर अगर आप मारते हो, जैसे कि कुछ पैकिंग हमारे टीवी वगैरह पैक करने के टाइम एक खोखा आता है ना, उसमें अगर आप मारते हैं तो आपका हाथ आर पार चल जाएगा, क्योंकि वो पतला है और वॉल ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से हल्का होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हेवियर होता है, वजनदार होता है। होने की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन को उसके आर पार जान देगा नहीं, फायर तक पहुंचने नहीं देंगे, एक ब्लैंकेट की तरह फॉर्मेशन करता है। अब एक ब्लैंकेट की तरह फॉर्मेशन करेगा तो ब्लैंकेट की वजह से ब्लैंकेट के बाहर से चीज अंदर नहीं आ सकती, और इसी की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट होता है, फायर वहां पे लगना बंद हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज इट कैन एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय ऑयल पेट्रोलियम। उसके बाद में इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर आग लगती है तो वहां पर भी ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स एन बैड कंडक्टर, या फिर उसमें से पुअर कंडक्टर बोल दो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो जो उस गैस को मार रहा है, उस आग जहाँ पर लगी उसको करंट लगेगा ही नहीं, और इसी के साथ में इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का झटका लगने से मौत या कुछ इंजरी होने के खतरे भी टल जाती है। That's why it is called as best fire extinguisher, because it can able to use on petrol as well as it is also used on electrical equipments, because if we use it on electrical appliances it don't conduct electricity. Conduct का मतलब होता है allow to pass, किसी चीज को अपने में से पास होने देना, ये पास होने देता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गैस में से पास नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो वहां पर इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा भी खत्म हो जाता है। और CO2 जो होता है एक इतने बड़े ऐसे सिलेंडर में आता है,
रेड कलर का सिलेंडर होता है, कोई भी कलर का हो सकता है, पर यूजुअली रेड कलर का सिलेंडर होता है, उसमें वो पाया जाता है इतना बड़ा। तो ये जब भरा जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये हाई प्रेशर में भरा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पतीला ले लो, उसके ऊपर प्लेट ढाप दो, पतीला पानी से भरा हुआ होना चाहिए और उस पर प्लेट ढाप दो। जैसे आप उबालेंगे ना तो उस पानी जैसे गर्म होगा तो भाप निकलेगी और भाप उस प्लेट पर जाकर लग जाएगी। प्लेट पर लगने के बाद में वो जो भाप है, जो कि गैस है, वेपर से, वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर होता है ना वहाँ पर। इन द सेम वे जब एक सिलेंडर में आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के फॉर्म में भरते हो अंडर हाई प्रेशर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे उसको आप रिलीज करते हो तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। क्योंकि एक नियम है, जो चीज सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, वही चीज गैस से लिक्विड भी हो सकती है और लिक्विड से सॉलिड भी हो सकती है। सो तीनों भी चीजें हो सकती है। इन द सेम वे एक CO2 गैस जो रहता है उसको सिलेंडर में हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर है। जो आपके घर का जो गैस है LPG, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। कभी कभी नया नया गैस लो, थोड़ा आजू बाजू उसके आपको ऐसे बबल्स दिखेंगे पानी के, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है अंडर हाई प्रेशर। जैसे आप नॉब ऑन करते हो गैस का तो प्रेशर से बाहर निकल के लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है सिलेंडर के अंदर। जैसे आप उसकी पिन निकालते हो बाहर, आप उसको प्रेस करते हो निकलने के लिए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। और जैसे वो बाहर आ जाता है तो एक्सपांड होता है, मतलब फैल जाता है। गैस है ना तो फैलेंगे, और फैलने के बाद में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जहाँ पर आग लगी है, जिस पर आग लगी, उसके आजू बाजू एक लेयर बना देता है ब्लैंकेट की तरह। हम ठंडकाल में ब्लैंकेट लेते हैं ना, वैसे एक लेयर बना देता है ब्लैंकेट की। ये ब्लैंकेट की लेयर बनने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, जिससे आग लगना बंद हो जाती है। तो इस तरीके से था बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। Why CO2 is called as best fire extinguisher? The main two reason is that it can be used on oil and petrol, as well as it can also be used on electrical equipments to extinguish the fire. वजह क्या थी मैंने यहाँ पर लिखे वाला है। तो इस तरीके से था CO2 के बारे में एज अ बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम किसे कहा जाता है? फ्लेम नथिंग बट एन गैस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ फायर। यहाँ पर क्या कहा गया है? गैस, गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ फायर। मतलब ये एक प्रकार का गैस रहेगा, एक ऐसा गैस जिससे लाइट निकलती हो, उसे हम फ्लेम कहेंगे। मतलब अगर कोई गैस जलने के बाद में लाइट दे रहा हो, या फिर ऐसा कोई गैस जो जलता हो और जलने के बाद में उससे लाइट निकलती हो, ऐसे गैसेस को हम कहेंगे फ्लेम। फ्लेम मतलब सिंपल वे में समझना है तो छोटी सी आग होती है, स्टेबल आग होती है, छोटी होती है, और ग्रुप में भी हो सकती है। अगर ये ग्रुप में हो गई तो इसे फायर कहा जाएगा, सिंगल छोटे से है तो फ्लेम कहा जाएगा। पर फ्लेम एक प्रकार का गैस होता है जिसमें लाइट लगती हो। गैसियस लाइट एमिटिंग पार्ट ऑफ फायर। एमिटिंग का मतलब होता है टू गिव, मतलब एक ऐसा गैस रहेगा जिससे लाइट दी जाएगी। एक ऐसा गैस जिससे लाइट दी जा सकती है, उसे हम कहेंगे फ्लेम। गैस तो दूसरे भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या इनसे लाइट मिलती है क्या? नहीं, तो ये फ्लेम नहीं रहेंगे। फ्लेम मतलब जिसके अंदर गैस हो और वो गैस से लाइट मिल सकती हो, मतलब गैसियस लाइट एमिटिंग पार्ट। ये जो पार्ट होता है ये फायर का होता है। फ्लेम इज एन पार्ट ऑफ फायर। छोटी सी आग होती है, पर इस फ्लेम के अंदर गैसेस रहेंगे और इस गैस से लाइट निकलेंगे, इसलिए इसको हम फ्लेम कहेंगे। अभी फ्लेम में होता क्या है? द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स आउट फ्लेम। ऐसा सब्सटेंस जो जलने के बाद में वेपराइज हो सकता हो, मतलब भाप बन के उड़ सकता हो, ऐसे सब्सटेंस से फ्लेम मिलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना है, पेपर ले लो। देखो पेपर जब जलता है तो भाप बन के उड़ जाता है, पेट्रोल भी भाप बन के उड़ जाता है, केरोसिन भाप बन के उड़ जाता है, इनसे फ्लेम देखने को मिलेंगी। या फिर आप अगर समझना है तो LPG गैस जो आपके घर में यूज होता है,
आप उसको यूज करो, और जैसे आप उसको जलाते हो तो जलने के बाद में वो वेपराइज हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो जलने के बाद में भाप बन के उड़ सकता है, उड़ जाता है, उसे हम कहेंगे कि उससे हमें फ्लेम मिलती है। फ्लेम को फॉर एग्जांपल कोयला समझ लो आप, कोयले को आप जलाओ, कोयला जलने के बाद में अपने आप को भाप में कन्वर्ट नहीं करा के ले लेगा, तो कोल से फ्लेम नहीं मिलती। वहीं पर लकड़ी देखो आप, लकड़ी जब जलती है ना तो कुछ कोयला बनता है, पर जब लकड़ी पे आग होती है तो कुछ कुछ लकड़ी, ओरिजिनल जो लकड़ी होती है वो भाप बन के उड़ जाती है, तो उससे फ्लेम देखने को मिलेगी। सिंपल वे में अगर समझना है तो हम कैंडल का एग्जांपल लेंगे। आप कैंडल लो जिसमें वैक्स मोम होता है, मोमबत्ती लो, उसको आप जलाओ। जब आपने नई नई कैंडल लाते हो तो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे आप जलाते हो उसको तो धीरे 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 उसकी साइज कम हो जाती है, तो फिर वो जो मोम था, जो वैक्स था, वो जलने के बाद गया कहाँ पे? वो जो वैक्स है जलने के बाद में वेपराइज हो गया, मतलब भाप बन के उड़ गया। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के बाद में वेपराइज हो सकते हैं, भाप बन के उड़ सकते हैं, उनसे फ्लेम देखने को मिलेगी। जो सब्सटेंस जलने के बाद भाप बन के नहीं उड़ते, फॉर एग्जांपल कोल, उनसे फ्लेम देखने को नहीं मिलेंगी। अब थोड़ा सा देखते हैं हम कि फ्लेम होती कैसी है, बनती कैसी है और कंटिन्यूसली चलती कैसी है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको कैंडल का एक डायग्राम देखना पड़ेगा, और फ्लेम दिखती कैसी है, कंटिन्यूसली चालू कैसे रहती है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या, ये जो विक है, बत्ती है, मतलब जो मोमबत्ती की बत्ती होती है ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, जो भी स्टार्टिंग में लाने के टाइम, स्टार्टिंग में तो व्हाइट होती है, उसको आपको जलाना है, मतलब काली की डब्बी लेकर जलाना है। आपने उसको जला दी, जलाने के बाद में ये कैंडल विक को जलाने के बाद में फ्लेम रहेंगे, फ्लेम में हीट रही थी, गर्मी रही थी, तो उस गर्माहट की वजह से ये जो वैक्स है, मोम है, वो पिघलेगा, पिघलने को मेल्ट कहते हैं, पिघलेगा। जैसे ही वैक्स से पिघलेगा, पिघलने के बाद में ये वेपराइज होगा, मतलब भाप बन के उड़ेगा, गैस है ना, भाप बन के उड़ेगा। अब जैसे ये गैस बन के उड़ता है तो ये जाता है यहाँ पर कैंडल विक के पास में, क्योंकि आग यहाँ से लगेंगे ना, ये जो आग है वो यहाँ से लगेंगे ना, यहाँ से, तो वहां पर हीट रहेगी, तो वहां पर जो वैक्स है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा। पिघलने के बाद में वहां से भाप निकलती है, और वो भाप यहाँ पर जाकर जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद में वो गैस, वो जो भाप है उसमें कुछ गैसेस रहती है, उस गैसेस को अगर आग मिलती रही तो वो गैस जलते रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में यूज होना एलपीजी जो गैस होता है, इसको अगर आप आग दे देते हैं तो आग देने की वजह से ये गैस जलते रहेगा कंटिन्यूसली। इसको अगर आग नहीं मिली तो ये फैल जाएगा, जलेगा नहीं, पर अगर इसको आग मिलती है, चिंगारी कितनी भी आग मिलती है तो वो जलते रहता है। अब होता क्या है, जैसे आप इस कैंडल विक बत्ती के पास आग लगाते हो, आग लगाने के बाद यहाँ पर हीट होगी, गर्मी निर्माण होगी, इस गर्मी की वजह से ये जो वैक्स है ये मेल्ट होगा, पिघलेगा, और पिघलने के बाद में यहाँ से पिघलना चालू होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से पिघलना चालू होगा। जैसे पिघलना चालू होता है तो मोम जो है पिघलने के बाद में वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब भाप बनता है, और ये भाप बन के इस विक के पास, कैंडल विक के पास में जमा होना चालू होगा। अब क्योंकि ये जो वैक्स है, ये वैक्स बना होता है हाइड्रोकार्बन से, एक हाइड्रोकार्बन आता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी होता है, जो कि फ्लेमेबल गैस होता है, जलने के योग्य होता है। तो ये जो वैक्स है, इसमें पिघलने के बाद में इसके अंदर कुछ गैस होते हैं, गैस निकलता है, गैस के फॉर्म में वैक्स बन जाता है, ऊपर आता है, तो कुछ गैसेस यहाँ पर जमा होना चालू हो जाते हैं कैंडल विक के पास, और क्योंकि वो गैस इनफ्लेमेबल है, जलने के योग्य है, थोड़े अमाउंट में होते गैस, इसलिए आग कंटिन्यूसली चालू रहती है। आप किसी पेपर को जलाओ, पेपर को जलाने के बाद में जहां तक पेपर जला है वहां तक आग रहेंगी, पेपर जलना खत्म होगा तो आग भी बुझ जाती है। पर यहाँ पर क्या होता है, ये वैक्स की वजह से ये धीरे से जलता है, और वैक्स जलने की वजह से वैक्स में से निकलता है गैस, वेपराइज जब होता है तो गैस निकलता है, और वो गैस इस कैंडल विक के पास आकर रुक जाती है, और उस गैस की वजह से वो जो आजू बाजू की जो हीट है, जो फ्लेम है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप आपके घर में का एलपीजी गैस नॉब चालू करो और वहाँ पे आग लगाओ, जब तक गैस का सप्लाई है वो आग जलती रहेंगी, गैस खत्म होगा तो आग भी लगना बंद हो जाती है। तो इन द सेम वे वैक्स के अंदर जलने के बाद में कुछ गैसेस रिलीज होते हैं, जैसे वैक्स जलने के बाद में वेपराइज होती है, उस वेपर में से कुछ गैस निकलते हैं, गैस होते हैं उसके अंदर। वो गैस जब बत्ती इस विक के पास आते हैं, कैंडल विक के बाद जो कि बत्ती है, बत्ती के पास आने के बाद में वो गैस हीट को सपोर्ट करते हैं जलने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने को, आग को। इन द सेम वे यहाँ से कुछ आग निकलेंगी, यहाँ से सॉरी कुछ गैसेस निकलेंगे जो आग को जलने के लिए मदद करेंगे, और इस तरीके से वो आग चलती रहती है। जब पूरा के पूरा वैक्स खत्म हो जाता है, अब वैक्स खत्म हो गया तो वैक्स ही नहीं रहा तो उसमें से गैस नहीं निकलेंगे, और गैस ही नहीं निकलेंगे तो आग जलना बंद हो जाएगी। सो इस तरीके से कैंडल विक जलती है। और ये जो वैक्स है ये कैंडल विक के पास है, नीचे से ऊपर जब कैंडल के विक पास जाता है तो एक एक्शन के थ्रू जाता है, उस एक्शन का नाम है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जहां पर कोई लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होता है, मतलब कोई लिक्विड ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है और कैपिलरी एक्शन चीज़ों को नीचे से ऊपर खींचता है। ये स्पेशली लिक्विड के लिए होता है, जैसे कि ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो कैपिलरी एक्शन से पानी को खींचते हैं, पानी होता है नीचे, खींचते ऊपर, तो ये होगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो लिक्विड को अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब जो भी ग्रेविटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचेगा, वो होता है कैपिलरी एक्शन। अब ये मोम पिघला, मोम होता है पहले सेमी सॉलिड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है। हीट लगने के बाद में मोम जो है बेटा वो पिघल जाता है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में से, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में को भी हीट लगती है, तुरंत आग उसको आजू बाजू रहती है, तो वो लिक्विड फॉर्म से बदल जाता है गैसियस फॉर्म, और ये जो गैस है वो उस विक के पास आकर जमा हो जाती है, और उस गैसियस की मदद से वो जो फ्लेम है वो कंटिन्यूअसली जलते रहती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसा होता है, यहाँ पर आग लगाई जाती है, आग लगाने के बाद में आग की वजह से हीट निर्माण होती है, उस हीट की वजह से ये जो वैक्स है जो कि पहले सॉलिड फॉर्म में होता है वो बदल जाता है लिक्विड फॉर्म में, और वो लिक्विड फॉर्म को आग वापस से मिलने के बाद में, कंटिन्यूसली आग वहाँ पर चालू रहने के बाद से वो लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में, और ये जो गैस वैक्स से निकल रहा है, जो वैक्स से बनकर निकला है, वो गैस आजू बाजू उस फायर के जमा हो जाता है, और उस गैस के मदद से ही वो जो फायर जो कि फ्लेम है वो कंटिन्यूसली चालू रहता है, आग उसकी वजह से चालू होता है। देखो जैसी मोमबत्ती पूरी खत्म हो जाएगी, अभी उस मोमबत्ती से जो वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और गैस जब आजू बाजू उस फ्लेम के नहीं रहेंगे तो वो जलना भी बंद हो जाएंगे। सो इस तरीके से था फ्लेम के बारे में। फ्लेम एक प्रकार का गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट है, गैसेस की वजह से वो ऐसे गैसेस होते हैं जिसकी वजह से लाइट बनती है, और इन्हीं फ्लेम जो होती है जो कि हमने कैंडल विक में देखा है, जो कि छोटी आग होती है, इसकी वजह से कैसे कैंडल वैक्स में से गैस निकलती है और उस गैस की वजह से कैसा फ्लेम चलता रहता है वो अब हमने देख लिया। पर अब थोड़ा सा एक स्टेप देख लेंगे अपन, जो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि कैसे ये कैंडल की जो फ्लेम है वो चलते रहती है। सबसे पहले यहाँ पर आग लगाई जाएगी, आग लगाने के बाद में ये जो कैंडल विक है, आग लगाने के बाद में यहाँ पर आग लगने के बाद में ये जो मोम है वैक्स वो पिघलना चालू होगा, वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो पिघलेगा, पिघलने के बाद में वो मोम कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड को भी आजू बाजू हीट है, तो लिक्विड को भी गर्म करने के बाद में, हीट लगने के बाद में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, और वो गैस इस कैंडल विक के आजू बाजू जो कि जहां पर आग है वहां पर जाकर वो जमा हो जाता है। अब जमा होने के बाद में ये जो गैस है ये आग को कंटिन्यूसली चालू रखने के लिए मदद करता है, इसलिए फ्लेम कंटिन्यूसली चालू होती है। सो इस तरीके से था फ्लेम के बारे में, और फ्लेम कैसी चालू होती है, कौन सा एक्शन वहाँ पर यूज होता है, वो एक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी फ्लेम के बारे में। So now we are going to see about the zones of a flame और zones of a candle flame। अभी हम देखेंगे कि फ्लेम जो होती है, छोटी सी जो आग होती है
जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, उसमें जोन्स होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। सो यूजुअली जोन्स ऑफ फ्लेम में 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, और उनके नाम है डार्क जोन, उसके बाद आता है मिडल जोन, और उसके बाद आता है आउटर मोस्ट जोन। यही से हम ये भी कह सकते हैं कि इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इस जोन्स के बारे में डिटेल में, इजी वे में देखेंगे। सो देखते हैं सबसे पहले डार्क जोन के बारे में। डार्क जोन क्या होता है? देखो नाम के बाद देखो डार्क। डार्क जोन जो होता है ना, वो कैंडल के विक के पास प्रेजेंट होता है। वो जो कैंडल की बत्ती होती है ना, मोमबत्ती की बत्ती, व्हाइट या ब्लैक कलर की, जलने के बाद ब्लैक हो जाती है, जलने के पहले व्हाइट कलर की होती है। तो उसके पास जब आग लगती है तो वहां पर जो अंधेरा टाइप हो, थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, डार्क होता है ना, तो उस जोन को कहा जाता है डार्क जोन, क्योंकि वहां पे हीट होती है आजू बाजू से, पर वहां पर लाइट नहीं होती, इसलिए उसको कहा जाता है डार्क जोन। और ये जो जोन है, ये सबसे इनर मोस्ट जोन है, सबसे अंदर का जोन है। एक कैंडल फ्लेम का सबसे अंदर का जोन जो होता है उसे कहा जाता है डार्क जोन, और उसका दूसरा नाम है इनर मोस्ट जोन। ये जो जोन है ये ब्लैक कलर का होता है। ये जो जोन है यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है ये यहाँ का। अब क्योंकि विजुअलाइजेशन से आप समझ जाएंगे कि क्या कैंडल फ्लेम कैसा होता है। एक बार इजी वे में एक बार कैंडल लाकर देखो आप जलाकर, तो जो विक के पास है ब्लैक एरिया रहेगा, इसलिए यहाँ पर इस जोन को कहा जाता है डार्क जोन या इनर मोस्ट जोन, और ये ब्लैक कलर का होता है। अब ये जो जोन होता है यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे जो जोन होता है, जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है, यहाँ पर कंबशन होता ही नहीं, आग लगती है इसके आजू बाजू। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि फ्लेम कैसे बनती है, गैस आती है ऊपर, वो गैस की मदद से आग जलती रहती है, आग बनती है, तो गैस यहाँ तक शायद ना पहुंच पाए। सो इसलिए यहाँ पर जो होता है नो कंबशन होता है, यहाँ पर आग देखने को नहीं मिलती है, नो कंबशन होता है। दूसरी एक वजह यहाँ पर कंबशन नहीं होने की वो है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। ये जो एरिया जो ग्रीन से मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई ही होता नहीं, इसी की वजह से यहाँ पर जोन ऑफ नो कंबशन भी इसे कहा गया, यहाँ पे कंबशन होता ही नहीं। हाँ, इसके आजू बाजू हीट रह सकती है, पर वहां जो चाहिए जो जोन में, वहां पर आग नहीं रहेगी। और यहाँ पर लीस्ट हॉट जोन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समर सीजन है, समर की वजह से आपका टेरेस जो है वो गर्म हो चुका है, पर घर में एसी है, आप नीचे हो ना, टेरेस के नीचे हो, छत के नीचे हो, तो आपको गर्मी शायद लगेंगी पर कम लगेंगे ना, एसी है तो नहीं लगेंगी, पर एसी नहीं है, सिंपल घर है, तो आपको गर्मी महसूस होगी, पर जो गर्मी ऊपर है टेरेस के ऊपर, उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी आपको। सो इन द सेम वे ये जोन ऑफ नो लीस्ट हॉट जोन है, जोन ऑफ नो कंबशन तो है, लीस्ट हॉट जोन है, मतलब इसके आजू बाजू हीट रहेंगी पर ये जोन में आग नहीं रहेंगी, इसलिए इसको लीस्ट हॉट जोन बोला। कम से कम गर्म रहने वाला जोन है, गर्म रहेगा पर कैसा, लीस्ट मतलब कम से कम, लेस मतलब कम, और लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। सो इस तरीके से था डार्क जोन के बारे में। आप देखते हैं मिडल जोन के बारे में। सो मिडल जोन को ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकने वाला, जैसे कि ये अभी लाइट है, ये ग्लो कर रही है तो ये ल्यूमिनस हो गया। तो ल्यूमिनस जोन जिसे मिडल जोन भी कहा जाता है, वो आता है डार्क जोन के बाद में। पहले डार्क जोन आएगा, फिर मिडल जोन आएगा, उसके बाद आउटर मोस्ट जोन आएगा, जैसे कि इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट, डार्क, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो डार्क जोन के बाद में आता है मिडल जोन, या फिर इनर मोस्ट जोन के बाद में आता है मिडल जोन। इस जोन का दूसरा भी नाम है ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकने वाला, चमकीला, ग्लोविंग, उसे कहा जाता है ल्यूमिनस। अब जैसे कि ये ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर आगे नहीं होती, ये होता है येलो कलर का। ये जो रेड से मैंने निकाला, येलो पेन नहीं है, मार्कर नहीं है, इसलिए मैं रेड से निकाला, ये येलो कलर का होता है। अभी येलो कलर का होता है, और दूसरी एक बात, यहाँ पर कंबशन होता है, जैसे कि यहाँ पर तो कंबशन हो ही नहीं रहा था, यहाँ पर होगा कंबशन, पर यहाँ पर कंबशन रहेगा इनकम्प्लीट, जिसे पार्शियल भी नाम दिया जाता है। पार्शियल कंबशन देखने को मिलेगा। और पार्शियल कंबशन क्यों होता है कि हमने इनकम्प्लीट कंबशन में देखा था। इनकम्प्लीट कंबशन इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई होता है।
तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सप्लाई वो इनसफिशिएंट वे में ऑक्सीजन का सप्लाई, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इस जोन का कलर होता है येलो। और ये जो जोन है गर्म रहेगा पर मॉडरेटली हॉट, मतलब मीडियम, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम लेवल का ये गर्म रहेगा, मॉडरेटली हॉट जोन रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पार्शियल कंबशन देखने को मिल रहा है, तो इस जोन को कहा जाएगा जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। और ये जो जोन है वो इजीली दिखता है। आप कभी कोई कैंडल लगा कर देखो तो येलो कलर का जो फ्लेम आएगा वो होता है ल्यूमिनस जोन, मिडल जोन, वो इजीली देखने को मिलता है, इजीली विजिबल जोन है, आराम से देखने को मिल जाता है, माइक्रोस्कोप ला के देखने की जरूरत नहीं है, आराम से दिख जाता है। और ये भी जोन दिखता है, आप पर थोड़ा सा ऐसा मत देखो, थोड़ा दूर से देखो, तो ये भी जोन देखने में आएगा। तो ये था डार्क जोन, ये था ल्यूमिनस जोन जो कि मिडल जोन है, उसे कुछ पॉइंट्स। अभी देखते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों, जाकर सोनार को पूछो, आगे हम पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है इसे आउटर मोस्ट जोन भी कहा जाता है। जैसे डार्क जोन को इनर मोस्ट, मिडल जोन को ल्यूमिनस जोन को मिडल जोन, वैसे ही नॉन ल्यूमिनस जोन जो है, जो कि थर्ड जोन है, इसे आउटर मोस्ट जोन भी कहा जाता है। सबसे बाहर का जोन होता है, आउटर मोस्ट बाहर का, इनर मोस्ट अंदर का, मिडल बीच का। तो नॉन ल्यूमिनस जोन को आउटर मोस्ट जोन भी कहा जाता है। और ये होता है ब्लू कलर का। आप कोई कैंडल जलाओ, इसलिए मैं घड़ी घड़ी बोल रहा, कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, उसमें आपको आराम से थोड़ा ये सेफ डिस्टेंस पर रखकर देखो, आउटर जोन भी दिखेगा, मिडल जोन भी दिखेगा और डार्क जोन भी दिखेगा आपको। तो जो आउटर जोन होता है ना वो ब्लैक रंग का होता है। और ये जो जोन है यहाँ पर कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है। कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो सफिशिएंट होता है। इसे, ये जो जोन है इसे जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। यहाँ लिख देता हूं मैं, ड्यू टू सफिशिएंट O2। ये जो जोन है इसे कंप्लीट कंबशन का वाला जोन कहा जाएगा। वजह है क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन देखने को मिलता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होता है उस जोन को, इसलिए उसे जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कहा जाता है। यहाँ पर इनसफिशिएंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन जोन कहा जाता है। यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई है तो इस जोन को कहा जाएगा कंप्लीट कंबशन जोन या फिर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। दोनों का मतलब एक ही है। ये फेंटली विजिबल जोन होता है, मतलब दिखता है पर यूजुअली नॉर्मल दिखता नहीं, बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, कंटिन्यूस देखना पड़ेगा, तब जाकर दिखता है। जैसे ये येलो जोन इजीली दिख जाता है, वैसे ये जोन इजीली दिखता नहीं है, बहुत कीनली ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है तब जाकर दिखता है। और ये जो जोन है आउटर मोस्ट जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। सबसे तीनों भी जोन में से अगर कोई गर्म जोन होगा तो वो होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि आउटर मोस्ट जोन है, सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। और ये हॉटेस्ट जोन होने की वजह से ही गोल्डस्मिथ सोनार इसका यूज करके ही गोल्ड पार्टिकल्स को पिघलाने का काम करता है। आप कभी सोनार के गली में जाओ, सोनार के दुकान पर जाओ, सोनार गली जो हमारे जालना में है वहाँ पर कभी जाकर देखो आप, तो वो जो सोना गोल्डस्मिथ रहेगा ना, वो एक पाइप से, मेटेलिक पाइप से एयर ब्लो करेगा इस फ्लेम के पास में, और इस फ्लेम के सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर ही लेने को देखेंगे वो, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट होती है। और इसी लेयर की वजह से जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, पिघलने का काम करते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम, तो वहां पर लिखना है इट इज अ जोन विच इज हॉटेस्ट जोन एंड ड्यू टू इट्स हॉटनेस it can be used for melting the gold particles. It is one of the hottest zone among the three zone, and due to its hottest zone it contains high heat to melt the gold particles. इतना भी लिखे तो भी बस है। सो इस तरीके से था तीन जोन के बारे में, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन, जो कि डार्क जोन है, लुमिनस जोन है, नॉन लुमिनस जोन। ये तीन जोन के बारे में था और तीन जोन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। कुछ डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।